सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। कैसे स्ट्रेटजी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से 2027 में 95% प्लस मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर आपको 95% प्लस मार्क्स लेकर आने हैं किस में, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, तो आप कहीं से भी चैनल पे, किसी भी चैनल पे, किसी भी बैच में अगर थ्योरी फॉलो करते हो तो आप करते रहिए। साथ में इस चैनल पे जितने प्रैक्टिस सेशंस कराए जाते हैं उनको अटेंड करिए। ठीक है, आप उन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर चलिए। आपका 95% बहुत ईजी है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, ईजी ही है। ठीक है, कोई बड़ा कह सकते हैं पहाड़ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास टाइम कितना बच गया है। चूँकि अगले साल क्या है, हमारा यूपी का विधानसभा चुनाव है, तो एग्जामिनेशंस फरवरी में नहीं होंगी, ये बात हमारी क्लियर है। तो हमारे एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, या तो मार्च में होगा या तो जनवरी में होगा। बेसिकली जनवरी में नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पे हमारे क्या होता है, जो भी हमें प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, तो जनवरी में नहीं होगा। चांसेस है कि मार्च में हो, लेकिन हम लोग फरवरी तक का स्ट्रेटजी अगर लेकर चलें तो अभी मान लीजिए अगस्त में 15 दिन बचा हुआ है। तो जो भी आप इस टाइम पे जनरल चीज़ें जो भी आपके बैकलॉग्स टाइप में हैं इधर कवर कर लीजिए। बाकी आपके पास सितंबर से अगर टाइम जोड़ें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड देन फरवरी, 6 मंथ 180 डेज, नहीं मानेंगे 150 डेज मान ले रहे हैं लोग। ठीक है, अब से आपके पास केवल 150 डेज बचे हैं। चूँकि आपके पास लगभग 300 दिन थे, आपने 150 दिन अगर वेस्ट भी कर दिए हैं तभी भी आपके पास समय अभी काफ़ी है, या कह सकते हैं सफिशिएंट है कि आप लोग इजीली अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेटजी है इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को देखेंगे, जैसे पहले हिंदी फिर इंग्लिश। ठीक है, तो ये चैनल आपके डेडिकेटेड यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए स्ट्रेटजी देता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या कैसे हमारा प्लान 150 दिन का रहने वाला है। सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स पे मैं अलग से बात करना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के बारे में भी हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि किस में ख़रीदना है, किस में नहीं ख़रीदना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, या नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स को भी हम लोग कवर करेंगे इसी सेशन में, जैसे अनसॉल्व्ड हो गया, नोट्स हो गया। ठीक है, रिवीजन रिलेटेड। ठीक है, ये सारी चीज़ से रिलेटेड अभी हम लोग इसी सेशन में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आता है हिंदी। तो हिंदी में हमारे टोटल कह सकते हैं एक टाइप से 5 पार्ट है। ठीक है, पहला हमारा आता है गद्य, फिर पद्य, फिर संस्कृत, खंडकाव्य एंड देन व्याकरण। एक हमारे एमसीक्यू जो 20 नंबर का होता है, इसमें आपको एटलीस्ट 18 मार्क्स तो गेन करने ही हैं, क्योंकि 18 मार्क्स गेन करना बहुत ईजी होता है। टफ सेट में भी ईजी सेट है तो 19-20 बहुत जनरल हो गया। ठीक है, जिसमें हमारे 5 एमसीक्यू हमारे आएंगे। अब तक तो आपने सिलेबस जान ही लिया होगा। 5 गद्य के आएंगे, 5 हमारे पद्य के आएंगे। ठीक है, उसके बाद से हमारे एक ठे संस्कृत का रहता है, एंड देन हमारे 9 एमसीक्यू हमारे व्याकरण के रहते हैं। ठीक है, इतना आपको अभी तक तो फॉर्मेट वगैरह मालूम पड़ ही गया होगा। ठीक है, तो एमसीक्यू वगैरह के लिए मैं कहूँगा कि जो भी आपके शुरू में जो बुक्स के दिए रहते हैं भूमिका में, ठीक है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होती हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के, यूपी बोर्ड में हमारा राजीव पब्लिकेशन चलता है, तो उसमें जो शुरू में भूमिका, गद्य भूमिका, पद्य भूमिका दिया रहता है, जिसमें उसके इतिहास से रिलेटेड डिस्कशन रहता है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। लेकिन उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो कुछ इस फॉर्मेट पे चलती हैं कि अगर इस साल 100 एमसीक्यू हैं और 100 एमसीक्यू में से 26 में 5 न्यू एमसीक्यू आ गया, तो अगले साल 110 एमसीक्यू कर देते हैं। तो जो न्यू 5 आया है उसको उसी में इंक्लूड कर देंगे। जो न्यू सेशन का बच्चा खरीदेगा बुक तो उसको लगेगा सारा इसी में, नहीं, आपको अलग से थ्योरी उसकी पढ़नी पड़ेगी। तो थ्योरी के लिए एक पीडीएफ टाइप में होता है। ठीक है, जो यूपी बोर्ड के वेबसाइट पर अवेलेबल है, सारा का सारा एमसीक्यू वहीं से बनता है, तो आपको वो पीडीएफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गद्य पद्य में आप वो पीडीएफ से पढ़ लोगे तो आपका 10/10 तो एकदम 100% कन्फर्म हो जाए, क्योंकि उसी में से सारा एमसीक्यू आज तक का किसी भी ईयर का उसी में से आता है। संस्कृत के लिए तो जो भी हमारा रूप होता है उससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है। व्याकरण तो वगैरह आप लोग पढ़ लोगे तो बहुत ईजी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व पे। ठीक है,
अगर आपके पास राजीव टेक्स्ट बुक है, राजीव टेक्स्ट बुक हिंदी का, ठीक है, 2026 का ही पब्लिकेशन, तब आपको क्वेश्चन बैंक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब क्वेश्चन बैंक आपको नहीं खरीदना है, अनसॉल्व खरीदना है, ठीक है। तो अगर बुक है तब, अगर राजीव टेक्स्ट बुक नहीं है तब आप क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ को प्रिपेयर करना है, जो इंपॉर्टेंट गद्यांश हो गए वगैरह सारी चीज़ों को आपको यहीं से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जितना भी हो सके आप, या तो टेक्स्ट बुक है तो वहाँ पे सारा क्या किया है, सारे क्वेश्चन का आगे ईयर लिखा हुआ है, तो आप उसके हेल्प से प्रिपेयर करिए, या क्वेश्चन बैंक के हेल्प से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अनसॉल्व से हम लोग को लास्ट में प्रैक्टिस करना लगता है, तो अनसॉल्व अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको कंटेंट पे फोकस करना है। एंड अभी से इम्पॉर्टेंट के पीछे मत भागिए, अभी से बहुत टाइम है, आप सारा चीज़ को पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए इस टाइम से भी इजीली किया जा सकता है, तो कोशिश करें, ठीक है। तो अब हमारी बारी आती है इंग्लिश की, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट में एक ही स्ट्रेटजी लगाने की एग्जामिनेशंस में A+B 2 कॉपी कम से कम लेनी है। भले ही B कॉपी में आप 1 से 2 ही पेज लिखे हैं, लेकिन B कॉपी ज़रूर लेना है, तभी आपके मार्क्स 90+ या 95+ आएंगे, ठीक है। राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, इतना टाइम अभी भी एबंडेंस है कि आप 150 दिन में राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, सिलेबस कवर कर सकते हैं, रिवीजन 3-4 बार कर सकते हैं, अनसॉल्व लगा सकते हैं, ठीक है। पूरा डे एकदम आपका सफिशिएंट है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमारे 2 पैरामीटर्स आते हैं। पहला हमारा लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर होता है, दूसरा हमारा ग्रामर होता है, ग्रामर होता है, ठीक है। तो लिटरेचर में आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होता है वही पढ़ लेंगे, तो आपका क्या होता है, सफिशिएंट होता है। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो है आपको पूरा चैप्टर का अच्छा से एक अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। अभी से क्या करना है इंग्लिश में, अभी से आपको पहला चीज़ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग करना है, चैप्टर को अच्छे से क्या करना है, समझना है। चैप्टर अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सारे चैप्टर की समरी होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना चीज़ कर लेंगे आपको सफिशिएंट है। और उस चैप्टर का MCQ प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसका भी, इसके लिए भी आप राजीव टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, राजीव टेक्स्ट बुक, ठीक है। यही सारी चीज़ें को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। समरी अभी से आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे तो आपको थोड़ी भी टफनेस नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक लें या ना लें तो मत लीजिए, इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक लेने का कोई मतलब नहीं है, अनसॉल्व खरीद सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक लेना मतलब टाइम वेस्ट, अदर वो कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रामर के लिए आप कोई भी वन शॉट फॉलो कर सकते हैं, बाकी चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड होंगे आगे चल के, ठीक है। बाकी ग्रामर में कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। अब ग्रामर में जैसे आप अभी से ही खोजने लगे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट ऐसे वगैरह, तो ये बहुत गलत होगा, ठीक है। ग्रामर में अभी आपके पास टाइम इतना भरपूर है कि आप सारी चीज़ को, जैसे अब आर्टिकल्स की बात है तो आप इंपॉर्टेंट मत खोजिए, आप आर्टिकल के लिखने को फॉर्मेट जानिए। एप्लीकेशन की बात हो गई तो एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मत खोजिए, आप उन एप्लीकेशन को लिखने का फॉर्मेट को जानिए, ठीक है। ताकि उस टाइम तक आने से जब लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस टाइम पे आप कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, कोई भी आर्टिकल आ जाए, तो आपको लिखने का फॉर्मेट मालूम हो, आपको लिखते लिखते इतना प्रैक्टिस हो गया हो कि आप कंटेंट लिख सकें, ठीक है। तो जब इंपॉर्टेंट लोग खोजते हैं तब आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे, क्यों, क्योंकि इस टाइम आपको फॉर्मेट क्लियर होगा। तो उस टाइम इंपॉर्टेंट भी मिलता है तो आपको उसी टाइम फॉर्मेट लर्न करना पड़ता है, तो आप उस टाइम क्या रहोगे, इस चीज़ से फ्री रहोगे। तो आपको अनसॉल्व खरीदना है, क्वेश्चन बैंक इंग्लिश में खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैथ्स, ठीक है। इस सब्जेक्ट में ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इजीली 100/100 मैथ्स में और साइंस में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो दोनों में आप इजीली 100/100 स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए क्वेश्चन बैंक मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अनसॉल्व खरीदें, यस अनसॉल्व खरीद सकते हैं, ठीक है। अनसॉल्व किसी भी पब्लिकेशन का हो चलेगा, बस क्योंकि उसमें सारे PYQ वगैरह ही रहते हैं, ठीक है। मैथ्स में आपको NCERT बुक को ही केवल फॉलो करना है, अदर कोई भी रेफरेंस बुक नहीं फॉलो करना है। एक NCERT बुक प्लस NCERT एग्जाम्पलर बुक जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसके सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने, ही नहीं कि सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सारे आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है हम आपको चैनल पे भी कराएंगे, ठीक है।
तो वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको करने हैं, प्लस एनसीईआरटी में जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स होगा, आपके सारों क्वेश्चंस को 3 से 4 बार 150 दिन का अंदर रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपके टोटल 14 चैप्टर हैं, ठीक है, आपके पास 150 दिन है। अगर आप 10 दिन में एक चैप्टर भी रिवाइज़ करते हो ना, 10 दिन में एक चैप्टर इन द सेंस कि आप 10 दिन में एनसीईआरटी भी कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के भी क्वेश्चंस कर लो, फिर पीवाईक्यू भी कर लो, जो कि आपके चैनल पे ही हमारे मिल जाएगा। इतना चीज़ करने के बाद आपको मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको बस डायरेक्ट कंसोल्ट लगाना रहेगा, सारे चैप्टर क्लियर रहेगा, सारे चैप्टर का पीवाईक्यू क्लियर रहेगा, एनसीईआरटी क्लियर रहेगी, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा रिसोर्स फॉलो करेंगे तो मार्क्स कटेंगे ही, ठीक है। मिनिमम रिसोर्स रखें, एनसीईआरटी को भी बार बार रिवाइज करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एक बार बस इनफ है, एक बार ही रिवाइज करिए, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन बैंक नहीं करना है, अनसॉल्व को अब आप इतना करने के बाद अनसॉल्व पे आप जा सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। अब साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में क्या है कि हमारा 3 पार्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे हमारा बायो, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए आपके पास नोट्स होना चाहिए सारे चैप्टर का, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स के साथ साथ आपके डायग्राम 100%। अब देखिए 150 दिन है तो आप डायग्राम इजीली अभी से सीख लो, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत पैनिक होता है सिचुएशन, उस टाइम को आपको डायग्राम बनते नहीं हैं, इसके और पैनिक होने लगता है, ठीक है। तो डायग्राम अभी से ही क्लियर रखो। केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी से ही सारे रिएक्शंस को लर्न करना चालू कर दीजिए, ठीक है। रिएक्शंस को लर्न कर लीजिए अभी से, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत पैनिक सिचुएशन होता है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसमें जो लास्ट वाला पार्ट है, जैसे इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड वाला, सोप डिटर्जेंट वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में लर्न नहीं होता तो उसको अभी से लर्न करने की कोशिश करिए। फिजिक्स में हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें से टोटल 3 चैप्टर के क्या आते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स अभी से प्रैक्टिस करिए, कम से कम एग्ज़ाम आने से पहले 2 से 3 बार आप न्यूमेरिकल को क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। साइंस के लिए क्या करना है, साइंस के लिए हमको क्वेश्चन बैंक लेना है, ऐसा क्वेश्चन बैंक लेना है जिसमें क्या हो, हमारा अनसॉल्व भी दिया हो प्लस चैप्टर वाइज भी दिया हो, ठीक है, चैप्टर वाइज भी दिया हो। तो ऐसा हम एक अवतार क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें ये दोनों चीज़ दिया होता है। तो आप अवतार क्वेश्चन बैंक को रिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अनसॉल्व भी होता है और हमारा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी रहता है। तो हमको दोनों वे में प्रैक्टिस करना है। शुरू में हमको चैप्टर वाइज भी देखना है और लास्ट में हमको क्या जाकर फिर हमारा अनसॉल्व टाइप में लगाना है क्वेश्चंस को पेपर वाइज, ठीक है। तो अभी से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होते रहेगा। सोशल साइंस में क्या है हमारा, सोशल साइंस में आपको सारे चैप्टर के सबसे पहले नोट्स होने चाहिए, ठीक है। नोट्स होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ गारंटीड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, गारंटीड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए आप पीवाईक्यू रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एंड गारंटीड क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए पीवाईक्यू। एंड आप कहाँ से क्वेश्चन पाएंगे, तो क्वेश्चन के लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक रिफ़र कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक, वहाँ से आप आंसर लिखने का फॉर्मेट वगैरह, हालांकि वो सही नहीं रहता है, लेकिन आप वहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अनसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप खुद से आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब अनसॉल्व पे जाइए। क्वेश्चन बैंक ख़रीदना, मैंने तो पर्सनली क्वेश्चन बैंक नहीं ख़रीदा था, अनसॉल्व ही ख़रीदा था। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे सारा चीज़ लिखा हुआ चाहिए, तब आप क्वेश्चन बैंक पर जा सकते हैं। अदरवाइज अनसॉल्व इज़ द बेस्ट सारे सब्जेक्ट के लिए एक्सेप्ट साइंस, ठीक है। अब बाकी ड्राइंग में हमारा 2 पार्ट आता है, एक आर्ट वाला पोर्शन, एक हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन। आप अगर ड्राइंग का क्वेश्चन बैंक खोजने जाएंगे तो आपको हिंदी मीडियम में ही केवल मिलेगा, ठीक है, हिंदी मीडियम में। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप हिंदी मीडियम का या तो बुक ख़रीद लीजिए, आर्ट के लिए भी मैं कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के लिए भी। अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन ही इंटरनेट पे इसका क्या है पीवाईक्यू अवेलेबल है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक अल्टीमेट प्लान हो गया कि किसके लिए क्वेश्चन बैंक ख़रीदना है, किसको क्वेश्चन अनसॉल्व से फॉलो करना है, या किस में कौन कौन सा रिसोर्सेज हमें फॉलो करना है। बाकी एक्स्ट्रा में अगर आप जानना चाहें तो नोट्स कैसे बनाते हैं, तो नोट्स के लिए आपकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक आपका ये पेज रह रहा है, एक ये नोटबुक का आपका पेज, भले ही आप कितना उन लॉन्ग नोट्स बना लिए वगैरह, एक पेज लीजिए, उसको बीच में से फोल्ड करिए, तो 2 पार्ट में आपका पेज होगा।
ठीक है। यहाँ पे साइंस का मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 है, तो यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन वगैरह चैप्टर नेम डालिए, ठीक है। अब यहाँ से हेडिंग डालने लगिए केमिकल रिएक्शन, फिर छोटा छोटा करके डिफिनेशन लिखिए। ऐसे जितने बड़े नोट्स रहते हैं आपको लगता है पहाड़ इतना ज़्यादा पढ़ना है, जितने शॉर्ट और क्रिस्प नोट रखेंगे, जो चीज़ें आपको लर्न है उनको मत लिखिए, जो चीज़ें बार बार बोलते हैं उनको लिखिए। फिर पीवाई को प्रैक्टिस करने पर आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या चीज़ें नहीं हमारे नोट्स में, उनको इंक्लूड करिए एंड वो आपके क्रिस्प नोट्स होते हैं। उसके लिए आप सेपरेट कॉपी बना सकते हैं, उसी में आपका मैथ्स भी हट जाएगा, आपका साइंस भी हट जाएगा। सोशल साइंस के लिए एक अलग से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी दैट्स इज सफिशिएंट स्ट्रेटजी फॉर गेट 95% ईजिली। बाकी आपका सारा गेम प्रैक्टिस और PYQ का है और आपके सेल्फ नोट्स का है, ठीक है। तो ये कुछ अल्टीमेट स्ट्रेटजी है, ठीक है। बाकी चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन का वीडियोस देखने को मिलेगा और मैथ्स का, सोशल साइंस का वीडियोस जो गारंटेड क्वेश्चन वाला सीरीज़ था हमारा सोशल साइंस का, वो कब स्टार्ट होगा, ठीक है। सोशल साइंस का गारंटेड क्वेश्चन वाला वीडियो तभी स्टार्ट होगा। बाकी अभी आपको चैनल पे मैथ्स और ड्राइंग रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।